हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं और ये खासकर हमारे यूपीएससी 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शंस जो होते हैं उसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन सुबह 7 बजे स्ट्रीमिंग के माध्यम से मेरे यूट्यूब चैनल विजडम हब स्टडी पर उपलब्ध करा दी जाती है। ये जो वीडियोज़ है आप लोगों को यूपीएससी के अलावा CDS, RRB, रेलवे, IBPS, MPPSC, स्टेट PSC, MPPSC, CGL, इन सभी एग्ज़ाम में ये ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस आप लोगों को पसंद तो आएगा, साथ में इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो कल जो मैंने क्वेश्चंस दिया था आप लोगों को, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो पहला प्रश्न था, स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को की गई थी, जिस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। स्वामित्व योजना का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम था सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ये इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाहला बांध किस देश में स्थित है? तो यह अफगानिस्तान में स्थित है। यहाँ पर क्या हुआ कि तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जो कि मैंने कल भी बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत अफगानिस्तान से सीमा बनाने वाले देशों का नाम बताइए। तो अफगानिस्तान से सीमा बनाने वाले 6 देश हैं, जिनके नाम हैं भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि भारत का जो हिस्सा है वह दिखाता है जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ से लगभग 80 किलोमीटर के आसपास ये सीमा बनाता है अफ़गानिस्तान से। ठीक है, अगला प्रश्न है, अफ़गानिस्तान में भारत द्वारा निर्मित बांध का नाम क्या है? तो एक बांध है यहाँ पर शहतूत बांध और दूसरा है सलमा बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकरमाइकोसिस एक कवक का संक्रमण है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, प्रतिभागी हैं, जिन्होंने जवाब दिया है। तो मैं है ना अब ऐसा काम करूंगा आप लोगों के लिए कि जो भी मुझे अच्छा जवाब देगा मैं उनके आंसर्स को डिस्प्ले पे दिखाऊंगा, ताकि और मोटिवेशन आपको मिलता रहे। तो मुझे यहाँ पर 2 प्रतिभागियों ने जवाब दिया है, जिनका नाम है अभिषेक कुशवाहा और दूसरे हैं देवेंद्र पोरवाल। तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से लेक्चर को सुन रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। चलिए, अब हम यहाँ पे हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम 3 महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। वे कौन कौन से रहेंगे? तो पहला टॉपिक रहेगा यहाँ पर महाराणा प्रताप जयंती, दूसरा टॉपिक रहेगा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा रहेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये जो 3 टॉपिक है, इनके लिए हम एक एक करके समझ लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे लिए किस प्रकार से, कौन सा फैक्ट हमारे लिए ये उपयोगी हो जाएगा। हम देखेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। तो महाराणा प्रताप की जयंती थी मई में। तो उस समय क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया, तो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये। तो राणा प्रताप इनका मूल नाम था, जिन्हें हम महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। देश का बच्चा बच्चा इनके नाम को जानता है। इनकी जो वीर गाथा हैं वो सुनाई जाती है हमें मोटिवेट होने के लिए। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ नामक स्थान पर। ये मेवाड़ के 13वें राजा बने थे। उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने अपनी राजधानी चित्तौड़ से मेवाड़ राज्य पर शासन किया था। ठीक है, फिर उदय सिंह द्वितीय द्वारा उदयपुर नामक शहर की स्थापना की गई थी, जो कि राजस्थान का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। इनके समय काल में एक युद्ध लड़ा जाता है, जिसको हम कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में लड़ा गया था। ये जो युद्ध है विश्व इतिहास में बहुत ज़्यादा फेमस युद्ध है, और भारत के इतिहास को जब पढ़ा जाएगा तो इस युद्ध के बिना पढ़ा जाना संभव ही नहीं है। तो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुग़ल सम्राट अकबर की सेना के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें मुग़ल सेना की तरफ से नेतृत्व करने वाले जो सेनापति थे वो थे आमेर के राजा मान सिंह। तो इसमें कुछ बातें समझने वाली होगी। महाराणा प्रताप और युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर के मध्य। लेकिन अकबर की तरफ से जो इनडायरेक्ट तरीके से जिसने इस युद्ध में लड़ा था वो था आमेर के राजा मान सिंह। ठीक है, तो इस प्रकार से युद्ध लड़ा गया था। महाराणा प्रताप ने वीरतापूर्वक इस युद्ध में सामना किया। अंततः उन्हें सफलता नहीं मिली, उन्हें मुग़ल सेना के सामने पराजित होना पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान में बाहर निकालने के दौरान जो उनका घोड़ा था चेतक, वह चेतक घायल हो जाता है और घायल होने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से भी उनको
हार का सामना करना पड़ा, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। फिर अगर हम बात करें तो सन 1579 में मतलब 1579 के बाद मेवाड़ पर मुगलों का प्रभाव कम हो जाता है। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुंदा सहित पश्चिमी मेवाड़ में पुनः उनसे प्राप्त किया और पुनः राज्य की स्थापना करी। इस अवधि के दौरान उन्होंने वर्तमान डूंगरपुर के पास एक नई राजधानी चावंड का निर्माण किया। उन्होंने इसके बाद देखिए इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो 15 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का निधन हो जाता है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजा अमर सिंह ने उनका स्थान लिया और मुगलों के विरुद्ध वीरतापूर्वक संघर्ष किया। हालांकि 1614 में राणा अमर सिंह ने अकबर के पुत्र सम्राट जहांगीर के साथ संधि कर ली, क्योंकि उनका जो शक्ति था, युद्ध कौशल था, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। क्योंकि यहाँ पर मुगलों ने क्या किया कि संधि करने की एक नीति अपनाई, उसमें वो सफल होते थे। इसमें वे अन्य जो लोग हैं, राजा महाराजा हैं, उनकी पुत्रियों के साथ शादी करते थे, बहनों के साथ शादी करते थे। इस तरीके से उन्हें सॉफ्ट नेचर अपनाया और उसमें वो सफल भी रहे। तो ये सारी एक्टिविटी के माध्यम से वे लोग आगे आकर के सफल हुए और देश में शासन किया उन्होंने भारत में। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को भी देश का हर एक बच्चा हर एक नागरिक जानता है। तो 7 मई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 160वीं जयंती को मनाया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो इनका जो जन्म है वो 7 मई 1881 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई 7 अगस्त 1941 को हो गई थी। तो इनके द्वारा ऐसे कार्य किए गए हैं, ऐसे साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में इतना ज़्यादा कार्य किया गया है कि ये भारतीय साहित्य में जब तक इनको ना पढ़ा जाए मुश्किल है समझना कि भारत क्या है, भारत की साहित्य क्या है। तो इनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था, जो कि उस समय बंगाल हुआ करता था। रविंद्रनाथ टैगोर के अगर बारे में बात करें तो इन्हें गुरुदेव, कवि गुरु और विश्वा काबी के नाम से भी जाना जाता है। फिर जो एक यहाँ पर व्यक्ति हैं, विदेशी व्यक्ति, जिनका नाम है W.B. येट्स, इन्होंने कहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारत का एक उत्कृष्ट एवं रचनात्मक कलाकार कहा। इसके साथ साथ ये एक बंगाली कवि, उपन्यासकार और चित्रकार भी थे। इन्होंने पश्चिम में भारतीय संस्कृति को अत्यधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। यह एक असाधारण और प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिन्होंने साहित्य और संगीत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है और प्रकाशित किया है। वे महात्मा गांधी के अच्छे मित्रों में से एक रहे हैं। माना जाता है कि महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि है वो इन्होंने ही दिया था। उन्होंने सदैव एक बात पर जोर दिया है कि विविधता में एकता भारत के राष्ट्रीय एकीकरण का एकमात्र संभव तरीका है। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि डाइवर्सिटी इज़ द की ऑफ सक्सेस ऑफ इंडियन कंट्री, इन्होंने समझाने की कोशिश की है। वर्ष 1929 तथा 1937 में उन्होंने विश्व धर्म संसद, वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर रिलीजियस में भाषण दिया और भारत की जो संस्कृति है इसको विश्व तक पहुंचाने की कोशिश किया है। इसके साथ साथ यदि हम ठाकुर साहब की योगदान की बात करें तो माना जाता है कि इन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की है। उनके गीतों और संगीत को रविंद्र संगीत के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बंगाली गद्य और कविता के आधुनिकीकरण हेतु उत्तरदायी माना जाता है। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में गीतांजलि, घारेबेर, गोरा, मानसी, बालका, सोनार, तोरी आदि जो रचनाएं हैं इनकी शामिल की गई है। साथ ही उन्हें उनके गीत एकला चलो रे जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है बंगाल में, आप देखेंगे तो इसके बिना तो बंगाल को याद करना संभव ही नहीं है। तो ये जो है एकला चलो रे जो इन्होंने गाया था गीत, ये इनके द्वारा प्रचलित है और ज़्यादा ही महत्व की बात है ये। उन्होंने अपनी पहली कविता भानु सिन्हा उपनाम से 16 वर्ष की उम्र में प्रकाशित करवा दी थी। सोचिए आपकी 16 वर्ष की उम्र में इनकी पहली कृति आ गई थी लोगों को पढ़ने के लिए उपनाम के नाम से, ठीक है, भानु सिन्हा के नाम से। फिर इन्होंने न केवल भारत और बांग्लादेश हेतु राष्ट्रगान की रचना की बल्कि श्रीलंका के राष्ट्रगान को भी कलमबद्ध करने किया है। और इन्होंने श्रीलंका के लिए जब राष्ट्रगान लिखा है तो उसमें श्रीलंका की अमिट छाप छोड़ी है। तो इन्होंने 3 देशों के राष्ट्रगान को लिखा है, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये आपको याद रखना है। अपनी सभी साहित्यिक उपलब्धियों के अलावा वे एक दार्शनिक और शिक्षाविद भी थे।
जिन्होंने वर्ष 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसने पारंपरिक शिक्षा को चुनौती दी थी। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ पुरस्कार ऐसे हैं जो कि विश्व प्रचलित हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार जीतने वाले वह पहले गैर यूरोपियन थे, मतलब पहले गैर यूरोपियन के साथ साथ वे पहले एशियन देशों के सदस्य थे, एशियन देशों के नागरिक थे। 1915 में उन्हें ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में इनका निधन हो गया था। तो आज़ादी से पहले इनका निधन हो गया था। ठीक है, अब है हमारा जो टॉपिक दोस्तों, वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये फिर से चर्चा में आ गया है। क्यों चर्चा में आया है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। तो देखिए, हुआ क्या है कि ये जो स्कीम है इसको 2020 में लॉन्च किया गया था। तो 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जो कि 13 राज्यों में स्टार्ट किया गया था। फिर इसको लेकर के सभी पूरे भारतवर्ष में इसको लॉन्च कर दिया गया था। तो 2 माह के लिए अनाज देना था। कब? मई जून में इसको फिर से रिलॉन्च किया गया था, जब भारत देश में कोरोना की सेकेंड वेव स्टार्ट हो गई थी। तो उसके कारण रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया था जगह जगह पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो देश में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुख्यमंत्री के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया। उसकी वजह से अनाज को लेकर के प्रॉब्लम आने लग गई थी। तो इसी को मद्देनज़र करते हुए इसके टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया। और वर्तमान में स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री जी ने एक दिन आए टीवी पर आकर के उन्होंने बोला है कि इसमें अब ये जो स्कीम है ये नवंबर 2021 तक लागू रहेगी। तो अब ये जो स्कीम है नवंबर 2021 तक ये लागू रहेगी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ इसमें कि ये जो योजना है वो किस लिए थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोविड में जो लोग परेशान थे उनको अनाज देना था। तो इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल मई जून 2020 में। इसकी शुरुआत हुई थी 3 महीने के लिए, जिसमें से देश में 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है। 80 करोड़ लोग राशन कार्ड धारक हैं जिन्हें अनाज देना था। तो जब ये था तो इसको फिर से बढ़ाया गया था, पिछले वर्ष नवंबर 2020 तक कर दिया गया था। इसके बाद अप्रैल में हम सेकेंड वेव में आए, तो सेकेंड वेव में फिर से स्थिति बन गई, तो फिर से इसको प्रारंभ किया गया। और इसके साथ साथ अब वापस से इसको 2021 नवंबर तक कर दिया गया है। तो ये स्कीम में लोगों को किस प्रकार से अनाज दिया जाना था, तो ये समझना होगा। तो इसके तहत क्या था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड था, जो 80 करोड़ लोग हैं, उनके पास एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक राशन कार्ड होता है, जिसे हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, के माध्यम से क्या होता है कि 5 किलोग्राम अनाज होता है प्रति व्यक्ति को दिया जाता है। और ये दिया जाता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। अब इस 5 किलो अनाज में क्या होता है, गेहूं, चावल होता है और कुछ मोटे अनाज होते हैं। इसके माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, इस नए संस्करण में इससे महत्वपूर्ण घटकों में अगर देखा जाए तो 2020 में जो ये स्कीम लाई गई थी, उसको NFSA के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति जो था, उसको प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर 1 किलो मुफ्त दाल भी दिया गया था उस योजना के तहत पिछले वर्ष। इसमें कुल खर्चा कितना आया केंद्र सरकार का, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्य सब्सिडी और केंद्रीय सहायता के लिए 26,000 करोड़ रुपए के रूप में इसमें अलोकेट किया था। इतना पैसा खर्च हुआ है 80 करोड़ लोगों को तक अनाज पहुँचाने में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 39.69 लाख मीट्रिक टन के कुल मासिक आवंटन में से 15.55 लाख मीट्रिक टन को राज्यों को पहले ही दिया जा चुका था। फिर मई 2021 तक 2.03 करोड़ लाभार्थियों को 1.01 लाख मीट्रिक टन अनाज वितरित किया जा चुका है। अब ये जब किया जा रहा था तो इसमें कुछ चुनौतियां भी आई है, समस्याएं भी आई है। ऐसा नहीं होता है कि जब भी कोई स्कीम लाई जाती है तो वो ट्रांसपेरेंसी के साथ चली जाती हैं और सफल हो जाती है। डेफिनेटली चुनौतियां आती हैं। तो उन अगर चुनौतियों की बात करें तो यह एक प्रमुख मुद्दा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी अंतिम जनगणना 2011 पर आधारित है। मतलब ये जो आंकड़े हैं 80 करोड़ आप देखते हैं, ये कब की है, 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके आधार पर है। 2020-21 में जो जनगणना होना था वो तो हो ही नहीं पाया, क्योंकि कोविड की वजह से सारा का सारा प्रॉब्लम में आ चुका है। सारे के सारे आंकड़े हमारे पास हैं नहीं नए वाले, और जा करके डोर टू डोर कलेक्शन करना भी संभव नहीं है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है।
तो इसी में देखा जाए तो कुछ नंबर और भी बढ़ जाएंगे जब 2020-21 का जो जनगणना आ जाएगा तो। ठीक है, तो दोस्तों इनके माध्यम से मैंने आप लोगों को 3 टॉपिक कवर कराया, महाराणा प्रताप जयंती, रविन्द्रनाथ टैगोर और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब इसके संबंध में कुछ प्रश्न हैं जिसे हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ था, जवाब दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारत का उत्कृष्ट एवं रचनाकार कलाकार किसने कहा था। 16 वर्ष की उम्र में रविन्द्रनाथ टैगोर कौन सी पहली रचना प्रकाशित हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित की गई थी। ये प्रश्न हैं जिनके जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके जवाब दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितने केयरफुल तरीके से इस पूरे लेसन को सुना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर विजडम हब स्टडी, उसके स्टोरीज़ में डेली में करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालता हूं जो कि बहुत डिफ़र होते हैं। उनको जा करके आप अटेंड करिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से चल सके, चेक एंड बैलेंस के तरीके से। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।